हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 5 का सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3 आज हम अटेंड करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इसके आगे के रिमेनिंग पॉइंट कवर करके लेंगे, सीख के लेंगे, समझ के लेंगे। और देखा जाए तो फ्रेंड, ये बेसिकली आपके चैप्टर से रिलेटेड जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है, ये आज का आपका आखिरी पॉइंट रहेगा। और इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, चार्ल्स डार्विन जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को प्रेजेंट करे थे, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी और उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, अब ये देर ना करते हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखें, ताकि मैं आपको पर्टिकुलरली जो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ नॉलेज बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, तो आप अपने बुक को देखकर क्रॉस चेक करके ले और रीड आउट करके ले। उसके साथ ही साथ नोटबुक भी अपनी हिस्ट्री सब्जेक्ट की आप साथ में रखें, ताकि जो मैं आपको पर्टिकुलरली पॉइंट लग रहे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें आप रिकॉर्ड करते चले, राइट करते चले। ठीक है फ्रेंड, आप देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते। एप्स, आज जो हमारा आखिरी इस पर्टिकुलर चैप्टर का पॉइंट है एप्स, यानी कि एप्स ये एक ऐसी स्पीशीज है फ्रेंड, मैं कहना चाहूँगा जिसने पूरे ह्यूमन एवोल्यूशंस को यानी कि एक बीइंग ह्यूमन को बनाने का काम किया है, वो एप्स की स्पीशीज थी। अब ये पर्टिकुलरली कहा जाएगा, जब ये पॉइंट मैं आपको रीड करूंगा, तो इसमें से ये जो एप्स की ज़्यादातर की जो स्पीशीज थी वो ऑन ट्री यानी कि एक झाड़ पे रहती थी। अब जो झाड़ पे रहती थी ट्री, जो एप्स की स्पीशीज रहती थी, उनका तो धीरे धीरे समय के साथ में या जो टाइम आफ्टर टाइम के बाद में उनका एवोल्यूशन नहीं हुआ है, आप ऐसा पाएंगे। पर जो एप्स के जो झाड़ के नीचे यानी कि ट्री के नीचे आके रहने लगी और नीचे उन्होंने कुछ पर्टिकुलर चीज़ें खाने लगे, या बार बार उन्होंने झाड़ से अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़मीन पे आते थे, और ज़मीन पे आके वो कुछ दाने, फल, फ्रूट या कुछ एनिमल्स को वो खाते थे। तो ऐसी जो स्पेशीज थी, आगे धीरे धीरे ऐसा कहा जाता है कि बीइंग ह्यूमंस बनने का काम की। अब देर ना करते हुए मैं ये पॉइंट पढ़ रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। एप्स आर समवॉट लाइक ह्यूमन इन अपीयरेंस, दे आर मोस्टली lived on tree. Those species of apes which continued to the live on tree retained their original ape-like form. However, in a grassland, some ape species were forced to move ground on the ground. The species evolved gradually and in the time gave rise to the human species. This happened the first on the African continent. The first human species is called primitive man. Primitive means the first. In the next lesson we shall लर्न मोर अबाउट एवोल्यूशंस ऑफ ह्यूमन स्पीशीज। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे तो मैंने जो टॉपिक आपको स्टार्ट करने के पहले एक पर्टिकुलरली पॉइंट कहा था, या आपको कंसेप्ट मैंने समझाया कि बहुत से जो एप्स रहते थे वो कहाँ रहते थे, झाड़ पे रहते थे, और झाड़ पे भी अपने ऑल ओवर लाइफ वो क्या करते थे, स्पेंड करते थे, यानी कि पूरी ज़िंदगी वो झाड़ पे बिता देते थे। वो मरने के बाद में ऐसा कहा जाता था कि वो झाड़ के नीचे आके गिरते थे या उनका अंत होता था, एंड होता था। पर ज़्यादातर के मोर ओवर जो एप्स थे ना, मोर ओवर एप्स जो थे, इसी तरह से क्या करते थे, प्लांटेशन के ऊपर, झाड़ के ऊपर रहकर अपना लाइफ क्या करते थे, वो स्पेंड करते थे। पर इनमें से जो ऐसे एप्स थे जो अपना सारा दिन झाड़ पे स्पेंड करते थे या रहते थे, तो उनका एवोल्यूशन नहीं हुआ ऐसा कहा जाता है। ये जो स्पीशीज है ना, इनका एवोल्यूशन बिल्कुल ही नहीं हुआ, और ये खुद को डेवलपमेंट करके नहीं लिए। अब इनमें से एप में से एक ऐसे, ये जो एप है ना, इनमें से एक ऐसी स्पीशीज थी जो झाड़ के यानी कि ट्री के नीचे आके रहने लगे, और इसके आसपास के जो चीज़ें थे, ट्री के आसपास की जो भी चीज़ें पड़े वाले थे,
उनको वो खाने लगे, उनका वो हंटिंग गैदरिंग करने लगे या उनका शिकार करने लगे। मतलब कि लाइक दैट छोटे मोटे जो एनिमल्स रहते थे या बर्ड्स रहते थे या बर्ड्स के अंडे रहते थे ज़मीन पे दिए वाले, उनको वो खाने लगे। और छोटे मोटे जो ये लिविंग ऑफ क्रिएचर रहते थे उनको वो ज़मीन के नीचे आके खाने लगे। तो अब जो ऐसे एनिमल्स नीचे आके रहने लगे ट्री के और ज़मीन पे वो क्या करने लगे, वॉक करने लगे, रन करने लगे। तो अब धीरे धीरे इनका यही जो एप्स थे ना उनका विकास हुआ और वो ह्यूमन एवोल्यूशंस के लिए कारगर सिद्ध हुए। और ये प्रमाण हमें सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिलते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के तरफ ये जो प्रीमेटिव जो है अफ्रीका इंसान यानी कि पहला इंसान कि हमारे को जो एविडेंस है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ पाए जाते हैं और उसे ही पहला इंसान या इंसान बनने के लिए कारगर जो हेल्प है उसे कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया वाला है फ्रेंड और कहा गया है। और आगे का जो पर्टिकुलरली हमारा चैप्टर होगा, ये पर्टिकुलर चैप्टर तो यहाँ पे अभी खत्म हो चुका है। इसमें देखा जाए तो आगे का जो चैप्टर है हम ह्यूमन डेवोल्यूशंस या एवोल्यूशंस के बारे में देखने वाले। पर इसके जो कंसेप्ट अभी मैंने आपको बताया ना, इसको एक पिक्चर के थ्रू हम समझ के लेते हैं और आगे चार्ल्स डार्विन के एक पर्टिकुलर पॉइंट और सेंटेंस को पढ़ के लेने के बाद में इस टॉपिक को खत्म करेंगे फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे जो एक पिक्चर दिखा रहा हूँ पर्टिकुलरली, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। देखिए पहले जो एप्स थे ना फ्रेंड, कुछ इस तरह का उनका फॉर्मेशन था या कुछ इस तरह से वो दिखते थे। वो ज़्यादातर के इस टाइप के जो एप्स थे वो ज़्यादातर के ऑन ट्री यानी कि झाड़ पे रहना पसंद करते थे, अलग अलग तरह के ट्री पे रहना वो पसंद करते थे और ज़मीन से वो ज़मीन की सतह पे या सरफेस पे आने से वो डरते थे और उनका ज़मीन से ना के बराबर में कांटेक्ट रहता था और वो ज़मीन पे नहीं आते थे। अब उनको एक कहे कि जो उस टाइम की क्रिएचर या जो एनिमल जायंट एनिमल थे उनसे वो डरते थे कहीं ना कहीं वो उनको खा ना ले। अपन जैसे ही ये एप्स के कुछ स्पेशीज, इसमें से जो कुछ स्पेशीज थे ना फ्रेंड, अब ये आए दिन को इनमें से जो सेलेक्टेड स्पेशीज थे इन्होंने जो डेयर करा और वो जो झाड़ के नीचे आके रहने लगे या झाड़ के नीचे के आने के बाद में ऑन ट्री के नीचे जब आने के बाद में लैंड के नीचे आने के बाद में जो चीज़ों को वो खाने लगे तो उनमें डे आफ्टर डे के बाद में कुछ जेनेटिकली चेंजेस आए और वो इस तरह के मंकी में डेवलप हुए। मतलब कि देख रहे हो ना फ्रेंड, यहाँ की जो पहला जो एप है इसका पूरा जो बैकबोन है या जो बैकबोन है वो पूरा टोटली क्या है, बेंड है। और जैसे ही वो ज़मीन पे आके रहने लगा उसमें एवोल्यूशन हुआ। अब एवोल्यूशन हुआ और उसमें कुछ जेनेटिकली चेंजेस हुए और इसका जो बैकबोन यहाँ पे जो बेंड था अब ये थोड़ा क्या होने लगा, स्टैंड होने लगा। फिर धीरे धीरे इसी तरह से ह्यूमन्स का क्या होने लगा, एवोल्यूशन होने लगा। फिर ये बीइंग ह्यूमन बनने लगे, आदिम ह्यूमन बनने लगे और आगे इस तरह से इनकी एक डेवलपमेंट स्टेज और प्रोसेस बढ़ती गई। ये पर्टिकुलरली हम पूरी सारी बातें जो एक डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले, फिर भी आपके नॉलेज ऑफ कंसेप्ट के लिए यहाँ तक की जो स्टेजेस थी ह्यूमन की किस तरह से प्रोग्रेस हुई जो हमें चैप्टर में बताया गया है, इसके लिए आपको ये पिक्चर बताना पड़ा और ये पिक्चर के थ्रू आपको समझाना पड़ा। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है कि नहीं, हम चार्ल्स डार्विन की जो थियोरी है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस या चार्ल्स डार्विन की जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, आपके स्क्रीन पे जो नेक्स्ट पेजेस है, पेज नंबर आई थिंक मैं कहूँगा 18 पेज नंबर है। अब इसमें जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है चार्ल्स डार्विन, इसके बारे में हमें एक डिटेल ऑफ कंसेप्ट यहाँ पे बताया गया वाला है या इन्होंने जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन रखी थी उसके बारे में कुछ हमारे को पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। उसको अभी पर्टिकुलरली इसका एक पॉइंट हम ये लेक्चर में कवर करेंगे और इसके बाद में आगे का लेक्चर न्यू लेक्चर में इसको पूरा खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे इनका बर्थ कब हुआ, 1809 में, मतलब कि 1809 में हुआ, 1809 में हुआ ऐसा हम कह सकते हैं। और ये साइंटिस्ट की डेथ कब हुई, 1882 यानी कि 1882 में इनकी डेथ हुई ऐसा हम कह सकते हैं। और ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट कहा जाता है। आज भी जब एवोल्यूशंस ऑफ थ्योरी या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है तो इनकी जो बुक्स लिखे वाली है, इसको खास करके जब रिसर्च करते हैं एवोल्यूशंस के बारे में, इसके जो कंसेप्ट दिया है उनको ध्यान में रखा जाता है, इनको स्टडी किया जाता है, पढ़ा जाता है और इससे जो जेनेटिकली चेंजेस के मॉडिफिकेशन हमें मिलते हैं वो है कि नहीं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं इनके बुक्स के जरिए। अब देखिए, इन द ईयर 1869 चार्ल्स डार्विन proposed his theory of evolutions। अब देखिए यहाँ पे जो चार्ल्स डार्विन थे, इसने एक जो बुक लिखी अपनी द ओरिजिन स्पीशीज ऑफ एवोल्यूशंस। ये मतलब कि ये एक जो बुक लिखी गई थी ओरिजिन स्पीशीज ऑफ एवोल्यूशंस, इसमें प्राणियों की प्रजाति का उगम, प्राणी की प्रजातियों का जो अलग अलग तरह के जो हमारे पास क्रिएचर होते हैं या अलग अलग तरह की जो लिविंग्स होते हैं उनका किस तरह से एवोल्यूशन हुआ ये बुक में बताया गया। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बिफोर द डार्विन साइंटिस्ट।
Carl Linnaeus had the introduced his method for classification animals। अब देखिए इनके बुक के पहले भी एक साइंटिस्ट यानी कि कार्ल लिनियस या कैरोलो लिनियस कहा जाता है जिन्हें, अब हो सकता है उन्हें अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा गया, किसी बुक में कैरोलस लिनियस लिखा गया और किसी बुक में कार्ल लिनियस लिखा गया। तो इन्होंने एक ही नहीं इंट्रोड्यूस किससे कराया था, हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के मेथड से हमें इंट्रोड्यूस कराया था। और इसमें अलग अलग जो ट्री प्लांटेशन है या जो एनिमल की कैटेगरी है उन्होंने एक रखने का उसमें काम किया और उसे बांटा। ही एक्सप्रेस्ड ऑन द ओपिनियन दैट going by the structure of the body, the human species and some ape species appeared to be the rated. The first book Darwin's had not expressed any defined option about the relationship। अब जो इनकी पहली बुक लिखी गई ना फ्रेंड, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज या एवोल्यूशंस, ये जो बुक लिखी गई है इसमें सिर्फ हमारे अर्थ पे जो अलग अलग तरह के क्रिएचर थे वो क्रिएचर का किस तरह से एवोल्यूशन हुआ या उनका डेवलपमेंट हुआ इसके बारे में पहली बुक में बताया गया वाला है। और इन्होंने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है फ्रेंड, ये जो पहली बुक चार्ल्स डार्विन की लिखी गई वाली इसमें ह्यूमंस के डेवलपमेंट के बारे में या स्टेजेस ऑफ ह्यूमंस के डेवलपमेंट के बारे में नहीं लिखा गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना अलग अलग तरह के क्रिएचर, अलग अलग तरह के जो इन्वायरमेंट में लिविंग्स रहते हैं उनका किस तरह से डेवलपमेंट होता है इसको बताया गया, ये याद रखिए। और दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्ल लिनियस ने भी क्या करा था, इनके पहले ह्यूमन कैटेगरी या लिविंग्स की जो कैटेगरी रहती है एनिमल्स की, अलग अलग तरह के ट्री प्लांटेशंस की, उसे भी इन्होंने बांटने का काम किया और कैटेगराइजेशंस किया है। अब उसी के बुक के आधार पे या अलग अलग मेथड के आधार पे चार्ल्स डार्विन ने किस तरह से अपनी स्टडी को आगे बढ़ाया वो अभी हम यहाँ पे पढ़ के लेने वाले। In 1871 he published the second book, The Descent of a Man। अब देखिए इस बुक में इन्होंने बताया द डिसेंट ऑफ मैन, यानी कि द डिसेंट ऑफ मैन, तो इससे कहेंगे हम दूसरे ग्रंथ में इन्होंने जो या इनकी जो बुक थी उसमें प्रकाशित किया द डिसेंट ऑफ द मैन। अब मानव का हम कह सकते हैं यहाँ पे बर्थ किस तरह से हुआ, अवतरण किस तरह से हुआ, इसको बताने के लिए इन्होंने द डिसेंट ऑफ मैन बुक नाम की बुक लिखी। In the book, this drew attention to the fact of even through humans do not have a tails. The last bone there a spine and western a tail. He also noted that some other non-functional necessary structure in the human body, such as a wisdom teeth and the indicators of the process of evolution. He is the accepted interference the humans from the tallest ape like a gorilla and the chimpanzee that they live in the jungle of Africa. However, on evidence been found till then in the support of their theory, necessary become evidence available only 20th century। ठीक है फ्रेंड, इस तरह की इन्होंने बात कही है। अभी बात को एक बार हम डिटेल में समझ के लेते हैं, जो सेकंड सेंटेंस की बात है या सेकंड पैराग्राफ की बात है, उसके बाद में इससे रिलेटेड हम पिक्चर्स को भी या इनके रिलेटेड जो इन्होंने पिक्चर्स बताए उसको भी हम आज कवर करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, इन्होंने यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस में बात कही या सेकंड जो बुक से इनके बारे में इन्होंने जो नॉलेज दिया हम उसको एक बार रिपीट करते हिंदी में समझ के लेते। एक्चुअल में इनका कहना क्या था फ्रेंड, जो ह्यूमन बॉडीज है, अब देखा जाए तो जो मंकी की बॉडी है इससे खास करके क्या है, डिफरेंट है। अब ये जो डिफरेंट रहने का कारण इन्होंने ये बताया कि अगर से जो मंकी की बॉडी में देखते हैं ना हम, तो अलग अलग तरह के चेंजेस या अलग अलग तरह के शेप्स पाए जाते हैं और कुछ ह्यूमन बॉडी में उस तरह के शेप्स नहीं पाए जाते, या एप के जो शेप्स पाए जाते हैं या जो इसमें जो हमारे को पार्टिकल मिलते हैं वो आज ह्यूमंस में मिलते हैं क्या, नहीं मिलते, ऐसा हमने इन्होंने कहा। पर उसका कारण इन्होंने बताते हुए कहा कि जो समय के आधार पर या जो समय की स्टेजेस चलते हैं ना फ्रेंड, जो एवोल्यूशन होता रहता है, तो उसमें से जो
ह्यूमंस को ऐसा होता है, किसी भी क्रिएचर में ऐसा एक टाइम आता है कि जो उसको जो पार्टिकल की ज़रूरत नहीं रहती है, वो पार्टिकल उसके समय के या टाइम पीरियड डे आफ्टर डे जब हो जाने के बाद में उसमें से वो पार्टिकल क्या या तो नष्ट हो जाते हैं या ना के बराबर होते हैं। तो इसी तरह से इनका कहना था कि जो ह्यूमन में के जो बैकबोन पे जो मंकी या एप्स पे जो दुम देखते हैं हम, तो वो दुम है कि नहीं धीरे धीरे अब जिसको मंकी को ज़्यादातर के झाड़ पे जो जंप करते थे उनके लिए ये जो दुम थी या जो बैकबोन पे इनकी जो दुम थी, इनकी हेल्प से वो एक दूसरे पे झाड़ पे जंप ज़्यादा करते थे और इसी वजह से उनको ये फ़ायदेमंद थी। तो इनको ये ज़रूरत की आने वाली चीज़ थी और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन एक इसी तरह के बंदरों में ये क्या है ट्रांसफ़र होती गई। पर अब देखिए फ्रेंड, जब ह्यूमंस एक ज़मीन पे जो एप ज़मीन पे आके रहने लगे और उसको ज़्यादातर के झाड़ की या जो ट्री प्लांटेशन की थी उनको ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। तो अब इनके जो समय के साथ में इन्होंने कहा कि इनकी जो धूम, ये जो इस तरह के जो एप थे या जो मंकी थे, इनकी धूम क्या होने लगी? नष्ट होने लगी और ना के बराबर होने लगी। और इसका ही प्रमाण देते हुए इन्होंने बताया कि जो अफ्रीकन जंगल में के जो मंकीज है या गोरिल्ला है, जो एप है, उनमें खास करके बहुत से ऐसे एप है जो मंकी हैं जिनकी धूम नहीं रहती है। और इसके बाद में उन्होंने ह्यूमन की बॉडी का जो है कि नहीं स्पाइनल कॉर्ड या बैकबोन का एक जो हड्डी रहती है जो धूम को कनेक्ट करती है, तो वो भी यहाँ पे इन्होंने बताया कि हालांकि वो बोन की हड्डी आज भी ह्यूमन में पाई जाती है, ह्यूमन स्पीशीज में पाई जाती है, जो कि नहीं अभी इसका पर्टिकुलरली कुछ काम नहीं है, तो भी आज ये ह्यूमंस में क्या है देखी जाती है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। और उसके बाद में इन्होंने बताया कि अंदर के जो जाव्स है उसमें से जो एक अक्कलदाढ़ बोला जाता है हिंदी में, तो उसको भी अगर से देखा है तो वो अभी ह्यूमंस के लिए कुछ काम भी नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी हो कि नहीं हमारे ह्यूमंस में आती है जैसा जैसा हम ग्रो करते हैं। इस तरह की उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया और ये एग्जाम्पल पे कहा जाता है फ्रेंड, जब ये चार्ल्स डार्विन ने एग्जाम्पल दिए या थियरी मानी गई या थियरी इन्होंने बोली, तो उस टाइम पे इसकी स्टडी की नहीं गई तकरीबन। फिर बाद में इनके डेथ के आफ्टर के बाद में 20th सेंचुरी में कुछ इस पर रिसर्च करना और स्टडी करना चालू हुआ और इस स्टडी को आगे बढ़ाया गया, इस तरह से कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब इनकी जो एवोल्यूशन की थ्योरी है किस तरह से बताई इन्होंने एक बार देखते हैं और इनकी रियल पिक देखकर हम आज के लेक्चर को। अब देखिए फ्रेंड, आपके स्क्रीन पे जो मैं पिक आपको बता रहा हूँ, ये ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन की फोटो है या पिक है। चार्ल्स डार्विन जब अपनी रियल लाइफ में इस तरह से दिखते हैं या इस तरह से थे ऐसा कहा जाता है, और इन्होंने ही ये जो पर्सन है फ्रेंड पर्टिकुलरली यही पर्सन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ह्यूमन स्पीशीज के इनोवेशन किया, हमारे को बताने का काम किया किस तरह से एप्स एक बीइंग ह्यूमन या ह्यूमंस में बनने के लिए आगे के स्टेजेस, ये सब इन्होंने इसके बारे में बताए वाले या हमें समझाए वाले। और देखिए उनकी जब बुक हम पढ़ेंगे तो हमारे उनकी बुक में इसके बारे में डिटेल नॉलेज दिया गया है और उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा किस तरह से उन्होंने बताया। अब देखिए, ये जब चार्ल्स डार्विन ने कहा है ना कि हमारे अर्थ की अलग अलग कॉन्टिनेंट की अलग अलग सिचुएशन होने के बाद में हमारा अर्थ जब प्रॉपर ठंडा होने लगा, कूल होने लगा, तो उसके सबसे पहले अंदर कहाँ पे इन वाटर बॉडीज के अंदर इस तरह से प्रोटोजोआ नाम के बैक्टीरिया या एक नहीं माइक्रोब्स तैयार होने लगे और जो हमारे नेकेड आइज के दिखते थे नहीं। फिर यही जो प्रोटोजोआ की कैटेगरी है ना धीरे धीरे आगे के स्टेज में बढ़ने लगी, ये मल्टी सिंगल सेल से ये मल्टी सेलुलर होने लगे और मल्टी सेलुलर होने के बाद में इन्हें ये जो प्रोटोजोआ है तो कुछ अलग तरह के टिश्यूज़ या कीड़े मकोड़े बनाने का काम करने लगे और यही पानी में अलग अलग तरह के बनाने लगे। फिर बाद में हमारे को 553 के अलग अलग तरह की फिशेस या शार्क से कि नहीं आज भी वाटर बॉडीज़ में देखने को मिलते हैं। और ये इस तरह से फिर ऑल ओवर जो क्रिएचर का जो नेचर है, सबसे पहले जो क्रिएचर है और वो प्लांटेशंस भी है, तो ऐसा कहा जाता है हमारे वाटर बॉडीज़ के अंदर यानी कि पानी के अंदर तैयार हुई है, ऐसा कहा जाता है। और ये इसी तरह की स्टेजेस हमें बताई गई किस तरह से क्या कहते हैं उसमें एक जो माइक्रोब्स है ना वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए किस तरह से एक क्रिएचर का निर्माण किया या किस तरह से एक वेल बीइंग ह्यूमन का यहाँ पे ये किया वाला है, निर्माण किया वाला है या उनका फॉर्मेशन किया वाला है, यहाँ पे ये बताया गया। उस तरह से बाद में आगे फिशेस में भी डेवलपमेंट होने लगा, अलग अलग तरह के फिशेस बनने लगे वाटर बॉडीज़ में। अभी जो कुछ स्पीशीज थे ना फ्रेंड, तो आप क्या करते थे पता है कि ये ज़्यादा देर तक कुछ ऐसे इनमें इन्वायरमेंट डेवलपमेंट हुए थे कि ये ज़्यादा देर तक पानी में रहते थे नहीं, तो फिर बाद में इनके ही कुछ जो फिशेस थे वो ऊपर ज़मीन पे आने लगे और ज़मीन पे आके अपना समय बिताने लगे। तो अब ये स्पीशीज़ में क्या हुआ पता है क्या, जो इनके फ्रंट टाइप के जो गिल्स थे वो गायब होने लगे और इनको अलग अलग तरह का विकास होकर इस तरह के रेप्टाइल के स्नेक बनने लगे। वो फिर इस तरह से ज़मीन पे भी क्या होने लगा, अलग अलग तरह के क्रिएचर, अलग अलग तरह के लिविंग ऑफ क्रिएचर यहाँ पे आपको देखने मिले। फिर बाद में कहा जाता है इसी तरह के क्रिएचर आगे बढ़ते गए, आगे इनका स्टेज परफॉर्मेंस बढ़ता गया। फिर बाद में कहा जाता है कि
55 मंकीज़, या अलग अलग तरह के मंकीज़ के टाइप्स यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। और वो मंकी जो थे कि नहीं फ्रेंड, कहा जाता है, एक्सपर्ट का बोलना ये कि ये ज़्यादातर मंकी, अभी कुछ ही देर पहले हमने पढ़ा कि ये कहाँ रहते थे, झाड़ पे ऑन प्लांटेशंस रहते थे। अब उसके बाद में जो मंकीज़ ऐसे थे जो झाड़ के नीचे आने लगे या झाड़ के नीचे आके रहने लगे, उन्होंने ह्यूमंस को बनने और बीइंग ह्यूमंस बनने में मदद की, ऐसा कहा जाता है। इस तरह का चार्ल्स डार्विन की थ्योरी में बताया गया वाला है, हमें एक्सप्लेन करे वाला है फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड, आज का लेक्चर जो और आज का टॉपिक जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 क्लास 5 का, आज हम इसी के साथ इसी को यहाँ पे फिनिश करते हैं। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर से ये लेक्चर से रिलेटेड या ये लेक्चर सीरीज से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम रहता है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड लाइक करना ना भूलिए। आपका एक लाइक हमें इस तरह के अलग अलग तरह के एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, आप ये वीडियोस को या वीडियो लिंक को अपने ऐसे फ्रेंड सर्कल में या ऐसे ज़रूरतमंद दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें जिसको एजुकेशन की खास करके ज़रूरत है, जो एजुकेशन लेना चाहते हैं पर बड़े बड़े कोचिंग फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, या जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट उनकी तगड़ी फीस होने की वजह से अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पाते या अपने ड्रीम ऑफ एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाते। ऐसे स्टूडेंटों के पास आप हमारे चैनल की लिंक ज़रूर शेयर करें। और चौथी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, बाय, टेक केयर फ्रेंड।